हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। कैसे हैं आप सभी? अच्छे? ठीक है, ओके। चलिए, तो क्या आप जानते हैं कि जीन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम किसी भी पर्सन के फीचर्स के या उनके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अपने नॉलेज द्वारा मैं अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक इजी वे में पहुंच सके। तो गाइस, आपको पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स हमने देखा, हमारे लास्ट 4 वीडियोस जेनेटिक्स पर हो चुके हैं और आज हम आपका 5th वीडियो लेकर आए हैं। तो हमारा इस वीडियो में क्या होगा? देखो, पहले तो आप ये टॉपिक थोड़ा सा टफ जाता है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, बच्चों को ये टफ जाता है। क्यों? क्योंकि इसे पढ़ने के लिए कॉन्सेंट्रेट बहुत होना पड़ता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है और मतलब एक सीरियल वे में इसे पढ़ना है। आपने छोड़ के एक वीडियो देखा, फिर तीसरा वीडियो देखा, या फिर आप लॉट ऑफ टीचर्स की वीडियो देख रहे हैं जेनेटिक्स पर, तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अरे इसका तो पार्ट 1 अच्छा है, दूसरी वाली का पार्ट 2 अच्छा है। ऐसे ऐसे करके आप क्या होते हो, उसको एक सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हो। तो मेरा हमेशा से ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, बट सीरियल वे में करिए। उसका पार्ट 1 अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यू पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, और ऐसे जितने भी पार्टीशन में उन्होंने जो भी टॉपिक को कवर अप किया है वो सारे पार्टीशन 1 बाय 1। और जब आप दूसरे पार्ट पर हो तो पहला पार्ट आपको अच्छे से एक बार मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप, ये ऐसा टॉपिक है जो एक, इसमें जो टर्म है वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज क्लियर नहीं हुआ तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या होगी? दिक्कत आएगी, आपको वो चीजें समझ नहीं आएंगी और आपको लगेगा कि टीचर कहाँ से कहाँ पर आ गई। तो इसलिए आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक में हम पढ़ाने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में सेक्स डिटर्मिनेशन ओनली क्रोमोसोमल बेस पर दिया है। ठीक है, ये बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, बट इसमें जितना हमारी बुक में दिया है हम उतना ही पढ़ने वाले हैं। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में क्या करवाया आपका, कुछ टर्मोलॉजी करवाई थी जो कि हमारे जेनेटिक से बहुत यूजफुल होती है, और प्लस हमने फिर मेंडलिज्म के जो रूल है, उनके जो लॉ है 3, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे प्योरिटी ऑफ गैमेट लॉ भी कहते हैं, और आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट या फ्री रिकॉम्बिनेशन, ये हमने देखा था। और इसके साथ ही हमने क्या देखे, आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ साथ हमने आपके लास्ट वीडियो में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये दो भी आपके देख लिए, टाइप ऑफ लिंकेज भी देख लिया है, और इसमें जो आपके न्यूमेरिकल थे वो भी मैंने कराए थे, जो कि आपका क्या था कि आपका जो क्रॉसिंग ओवर है उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था कि मतलब आपका क्या, कैसे निकालेंगे उसको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रोमोसोम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आपका जो क्रॉसिंग ओवर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, तो फॉर्मूला था नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेट एलीज अपॉन आपका जो टोटल एलीज इनटू मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, तो ऐसे हमने वो फार्मूला बेस निकाला था। और ऐसे ही हमने गैमिट निकालना भी आपको बताया था। गैमिट का फॉर्मूला था 2 की पावर n या n। ठीक है, इस तरह हमने वो भी निकाला था, जिससे आप फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो भी निकालना बताया था। एलील्स भी हमने बताए हैं कि आपके एलील्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऐसे करके आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन पर पहुंचे हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक इम्पॉर्टेंट
आपका बुक का जो पार्ट है, ये टॉपिक का जेनेटिक का, इसमें क्या है कि हमारा जो सेक्स डिटरमाइन होता है कौन से सब्सटेंसेस में होता है, तो ये होता है आपका क्रोमोसोम बेस्ड। जैसे कि हमने सेल डिवीजन में भी पढ़ा है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपका दो तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें कि आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। तो मोस्टली जो सेल साइकिल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपका आई फेज और एम फेज। एम फेज में आपका सेल डिवीजन होता है जो फर्दर टू टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब इसके भी एनाफेज में बाकी सब जगह क्या होते हैं, आपके क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम्स ओनली आपको दिखेंगे मेटाफेज और एनाफेज कंडीशन में, जो कि आपका माइटोसिस में जो होता है प्रोफेज के बाद कंडीशन होती है एंड मेटाफेज और एनाफेज की। जबकि मियोसिस में आपका, क्योंकि पता है मियोसिस आपका टू पार्ट में डिवाइड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस में जो होता है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो होता है उसमें भी आपका क्या रहता है, डिवाइड 5 फर्दर 5 डिविजन, ठीक है। आपका लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। फिर कहीं जाके आपके उसमें क्या आता है, मेटाफेज आता है और आपका एनाफेज आता है और टेलोफेज आता है, ठीक है। तो वहां हमने क्रोमोसोम पढ़ा था, क्रोमोसोम के मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी बताए थे और उनके प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर्स, इसके बेस पर भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम जो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, क्रोमोसोमल है, ठीक है। तो देखते हैं इसको किसने दिया था। तो सबसे पहले जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हैंकिंग नामक किसने दिया था, साइंटिस्ट ने दिया था 1891 ने। और इन्होंने किस पे दिया था, इंसेक्ट पे, इंसेक्ट पे दिया था। किस पे दिया था, इंसेक्ट पे। इन्होंने सबसे पहले इस तरह की कंडीशन को ऑब्जर्व किया और किस पर किया, इंसेक्ट पे किया। और आपका क्या, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये क्या है, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर में आपका क्या आया, आपका सेक्स डिटर्मिनेशन को इन्होंने स्टडी किया। अब जो ये क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो क्या है, आपका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस एक एक्टिविटी होती है जिसमें आपका स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो उस पर इन्होंने इंसेक्ट में किया था। तो इन्होंने क्या देखा था, जो इंसेक्ट है उसमें आपके क्रोमोसोम्स जो है, क्यों, क्योंकि इंसेक्ट क्या है आपका, अभी ये भी पता है आपको, हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल। हम क्या है, डिप्लॉइड सेल है, तो आपके क्रोमोसोम्स क्या होंगे, पेयर में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, ठीक है। तो इस तरह का आपका क्या, इन्होंने किसका देखा, इंसेक्ट पे काम किया, ठीक है। इंसेक्ट पे काम किया तो इन्होंने देखा कि एग्जाम्पल ग्रास ऊपर, ठीक है, ग्रास ऊपर को इन्होंने लिया। तो इन्होंने देखा कि उसमें जो आपके क्रोमोसोम्स है वो टू टाइप है, क्या है, एक तो एक्स एक्स है और दूसरा है एक्स नॉट, मतलब कुछ नहीं, केवल एक ही है, ठीक है। तो जो एक्स एक्स है वो तो आपको क्या करेगा, फीमेल को आइडेंटिफाई करेगा, और आपका एक्स जीरो है जो मेल को करेगा। ये साइन मेल और फीमेल का, ठीक है। जिस तरह आपके ह्यूमन बीइंग में, अब हमारे पास भी क्या होते हैं, आपका क्या होता है कि बोलते हैं कि 23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है। तो 46 है तो उसमें क्या होते हैं, 22 जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और जो हमारा 1 जो पेयर होता है आपका, वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, अभी आगे आएगा तो हम उसे बताएंगे। तो अब क्या हुआ, इन्होंने ग्रास ऊपर का क्या लिया, आपका क्रोमोसोम्स लिए, जो कि इन्हें किस स्ट्रक्चर में दिखे, एक्स एक्स एक पेयर में दिखा और एक्स नॉट एक पेयर में दिखा। तो इन्होंने एक्स एक्स जो था उसको क्या ही, अब यहाँ पर जो ये इस तरह के स्ट्रक्चर इन्होंने किया तो इन्होंने इस पे क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने के बाद इनको क्या हुआ कि इनने आइडेंटिफाई किया कि जो ए अल्फाबेट जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। तो अब ए को एक्स डिटर्मिनेशन में कर दिया हमने, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। मेल को हमने क्या किया, ए क्या है, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम से, ठीक है। और एक्स नॉट क्या है, सेक्स क्रोमोसोम से। तो ये मेल है तो मेल में क्या होगा, ऑटोसोम्स का एक पेयर होगा, ये आपका ए और आपका एक्स जीरो, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल में क्या है, ए ऑटोसोम और आपका एक्स एक्स, तो ये सेक्स क्रोमोसोम दोनों के बीच क्रॉस किया। अभी क्रॉस किया मतलब म्यूसिस होगा, क्योंकि सेल डिवीजन होगा। म्यूसिस होगा तो दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। तो जो मेल है उसमें स्पर्म बनता है और जो फीमेल होती है उसमें ओवा बनता है। तो यहाँ पर मेल जो होगा वो टू टाइप का फॉर्मेट होगा, एक तो होगा ए और एक्स,
एक स्पर्म में कौन सा आपका गैमेट आया, ए और एक्स, ठीक है, एक ही तरह का, और दूसरे में ए और नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक्स एब्सेंट है, नॉट है, तो एक्स, ये दो तरह के स्पर्म फॉर्म हुए, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। अब ऐसे ही फीमेल में होगा, फीमेल में आपका क्या है, ए ऑटोसोमल है और एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब इनमें बीच में मियोसिस हुआ, हमें पता है कि जब हमारा मियोसिस होता है तो वो पेयर में ही आपके जाके सेल में जाते हैं, किसमें, ठीक है। तो आपका क्या है, ए एक्स और एक्स वाई, ये ओवम बना। अब इन दोनों का हमने क्या कराया, गैमेट्स का बीच में क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराया या क्रॉस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराया। तो हमारा ये गैमेट का फीमेल का ए एक्स, फीमेल का बना, और ए एक्स, यानी कि फीमेल का जो ओवा है वो सेम है, ए एक्स क्रोमोसोम को कैरी किए, जबकि मेल का जो है वो ए एक्स एक तरह का स्पर्म है और दूसरा ए नॉट है, ठीक है। ये अब इनके बीच क्रॉस कराया तो आपका जो होगा ए और एक्स एक्स, ठीक है, ये तो हुआ, तो क्या आपका इस तरह का एक गैमेट फॉर्मेट हुआ, और एक यहाँ पर इस तरह का हुआ, ऐसे तो क्या हो गया, ए प्लस एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका मेल, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स है दोनों ना, फीमेल आ गया, और ए एक्स एक्स ये भी फीमेल, और आपका ए एक्स नॉट आया, एक्स नॉट ई फीमेल, तो इसका रेशियो क्या आया, 50% मेल और 50% फीमेल, ठीक है, ये रेशियो आया। कब कब जब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हुए कि आपके सेपरेट होके क्या कर रहे हैं, आफ्टर मियोसिस आपका गैमेट बना रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं, तो वहां पर इस तरह का आपको क्या मिला, रिजल्ट मिला, तो जिसमें आपके 50% मेल और 50% फीमेल्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा, यही अब हम मेल पर मतलब ह्यूमन बीइंग पर देखेंगे। ह्यूमन बीइंग में हमें पता है कि आपका जो कहते हैं हम कि 23 पेयर तो 46, ठीक है। तो अब इसमें जो 44 होते हैं यानी कि 22 पेयर होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। अब ऑटोसोम को हम क्या, दूसरा भी ऑटोसोम होते हैं, और दूसरा क्या होता है एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या हुआ, मतलब देखो इस तरह का होगा आपका, ये 22 तो ऑटोसोम हो गए, और जो डिफरेंट वाला है वो एक एक्स है और एक वाई है, ये क्या है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्स क्रोमोसोम्स को, ठीक है, एक्स और वाई मेल के पास। और फीमेल के पास क्या है, 22 ऑटोसोम्स है, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो एक्स एक्स है, क्या है, एक्स एक्स, ठीक है। तो अब हम इसी तरह के क्रॉस कराएंगे, क्योंकि हमें सेक्स डिटरमाइन कि हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा क्रोमोसोम आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमें रिजल्ट देखना है, ठीक है। जिस तरह हमने इंसेक्ट पे देखा था किस पे, ग्रास ऊपर पे, वैसे ही हम क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग का भी करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का किया तो क्या हुआ, तो देखो एक आपका 44 और एक्स वाई था, ठीक है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। इसका किया तो दो तरह के मतलब आपका मियोसिस हुआ, दो तरह के स्पर्म गैमेट बनी, कैसे बना, एक तो 22 प्लस एक्स और एक 22 प्लस वाई, ठीक है, ये एक स्पर्म बनेगा, एक ही स्पर्म। इसी तरह आपका ओवा में 2 होगा, क्यों, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम पेयर में है, तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स, ये फीमेल है, इसके पास जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम सेम है, इसलिए हमारा क्या 22 प्लस 6 सेम ही रहेगा, ओवा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका स्पर्म, और ये क्या है ओवम, ठीक है। अब हम इसमें फिर हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, ये मेल का है 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स, और आपको 22 प्लस एक्स ओवम है और 22 प्लस एक्स, अब क्रॉस कराया तो 44 प्लस एक्स वाई आपका मेल, और यहाँ 44 प्लस एक्स वाई मेल, क्योंकि जहाँ वाई जाएगा वो क्या होगा, मेल पर्सन के लिए क्या होगा, मेल बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह हमारा भी यहाँ पर रेशियो क्या आया, 50% मेल फॉर्म होंगे और 50% आपके फीमेल्स, ठीक है, यही आया जितना हमारे इंसेक्ट पर था, ठीक है। तो देखो ज्यादातर क्या होता है गांव वगैरह, अब ये तो हम लोग तो देखो पढ़ते हैं तो हमें पता है कि मतलब गांव वगैरह में आज भी इतने डेवलप, हमारा इतना हाई टेक्निक हो गया है, हम लोग मतलब इतना मीडिया वगैरह यूज कर रहे हैं, बट अभी भी इंडिया में ऐसी कई मतलब आपके कई स्टेट्स है जिनकी गांव में अभी भी एजुकेशन बहुत ही लो लेवल पर है, जहां पर आज भी ये समझा जाता है कि 2 या 3 लड़कियां हो गई तो मतलब
क्या होता है कि मेल पार्टनर की दूसरी शादी कराने पे पूरा समाज उतावला हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो लेडीज है वो केवल लड़कियां लड़कियां ही पैदा करी, जबकि इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ना तो आपकी लेडीज होती है ना ही जेंट्स होता है। क्या होता है, ये तो आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या फ्यूज हो रहा है ये तो क्या है, कुदरती है। कि मतलब क्या हम जानबूझ के हम जाके उसमें वाई फ्यूज कराएंगे या फिर एक्स फ्यूज कराएंगे, ऐसा कुछ प्रोसीजर ही नहीं है। तो ये सब नेचुरली होता है। बट लोगों को क्या लगता है कि लड़कियां हो रही हैं, इस लेडीज में ही कुछ कमी है, ये लड़कियां लड़कियां पैदा करी, तो वो क्या करते हैं, अपने बेटे का दूसरा शादी कराने, और बहुत सारे लोग इसका साथ भी देते हैं। तो ऐसे जगहों पर, यानी कि हम ऐसी जगहों पर तो हर कोई पॉसिबल नहीं है कि पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी डेवलप कर ले, हमारा तो स्टैंडर्ड अप होता जा रहा है, मगर जहां पर डेवलपमेंट नहीं है वहां पर आज भी बहुत ही पुरानी जो रीति रिवाज है वो चले आ रहे। तो जितना ज्यादा हम एजुकेट होंगे उतना ज्यादा हम अपने जो भी मिथ्या है, जो भी अपने जो पुराने विचार है उनको क्या करेंगे, मॉडिफाइड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी तरह से बदल जाना है, नहीं, हमें अपने विचारों को मॉडिफाइड करना है। किसके सपोर्ट से? एजुकेशन के सपोर्ट से। हमें ये डायरेक्टली नहीं कहना है कि भाई इसके लिए आपका लड़का ही जिम्मेदार है, नहीं, हमें क्या कहना है कि मतलब इसके लिए ना तो आपका मेल रिस्पॉन्सिबल है ना ही फीमेल। बट जो समाज में फैला है कि लड़कियां हो रही है, उसमें लेडीज है, तो वो गलत है। और हमें ये भी नहीं कहना कि इसके लिए मेल ही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये कुदरती होता है, नेचुरल होता है। तो वो किसी के हाथ में नहीं होता, ना तो मेल के और ना ही फीमेल के। ये नेचुरल प्रोसेस है। और जो कि क्या होता है कि आपका जब एक्टिविटी होती है तभी जाके वो पॉसिबिलिटी, हम नहीं बता सकते कि क्या पॉसिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम्स है। अब वो क्रोमोसोम्स जाके फ्यूज कर रहा है नहीं कर रहा, वो क्या है, वो आपका इंटरनली प्रोसेस है, जिसमें कि पार्टिसिपेट हम नहीं कर सकते। हम केवल कहाँ तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां तक पॉसिबल, उसके आगे हमारे पर नहीं चलता है कि मतलब हम ये ऐसा नहीं। तो लोगों को सोच बदलनी है। क्या सोच बदलनी है? कि मतलब जो पुराना समाज है या जो अभी भी पुरानी विचारधारा रखते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई जो लड़कियां हैं वो क्या लेडीज की वजह से आती जा रही है, चलो इसकी दूसरी शादी करा दो। क्योंकि आज भी हमारे समाज में लड़कों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर लड़कियों ने बाजी न मारी हो, मगर फिर भी आज भी हम एजुकेटेड है। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करती हूँ, लेडीजों की भी बात करती हूँ। एजुकेटेड होके भी हमें भी ये लगता है कि हमें बेटा होना चाहिए। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि बेटियां वो सब कर सकती हैं जो हमारे समाज में ही बेटे को उस नजरिए से देखा जाता है कि भाई बेटा होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। क्यों लड़कियां नहीं? लड़कियां तो दो दो वंशों को आगे बढ़ाती हैं। मतलब आपका इधर की संस्कार लेके दूसरे वंश में जाना है। तो ऐसा है कि मतलब कैसा है कि लोगों ने विचारधारा बना रखी है कि लड़का होगा तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हमें ये हो जाएगा वो हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, अभी क्या करना है, हमें एजुकेशन देना है कि केवल अपने जो भी सोच है विचारधारा के लोग, उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, ऐसे मुंह से बोलकर नहीं सुधार सकते। जब तक का उनका माइंड सेट चेंज नहीं होगा तो हमें कहाँ काम करना, हमें इस पे काम नहीं करना है कि हम लड़के हैं, हम लड़कों जैसे सारे काम कर सकते हैं। ये सब इतना सब नहीं देना है कि मतलब अभी कुछ ऐसी लड़कियां भी होती है, मतलब उनको ईगो आ जाता है कि हम जॉब करते हैं, ये करते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, केवल लोगों की क्या माइंड सेट को चेंज करना है कि मतलब हमारा जो विचारधारा है कि मतलब लड़कियां हो रही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फीमेल है, तो वो गलत है। लड़के हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेल है, ये तो हमारा साइंस कहता है। मगर हमारा नेचर तो नहीं कहता है कि भाई लड़के ही होने चाहिए या लड़कियां ही हो। नेचर तो हमें सब देता है। जैसे कि हम नेचर से क्या ले रहे हैं, हवा पानी सब ले रहे हैं, तो नेचर तो नहीं देखता है कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये लिविंग बीइंग्स है, इसके ऊपर कम बरसना है, इसके ऊपर ज्यादा धूप देनी है। तो इसी तरह हमें क्या करना है, अपनी एजुकेशन के सपोर्ट से सभी का माइंड सेट को क्लियर करना है कि मतलब अगर आपकी सोच हो सकती है अच्छी तो ही आपका डेवलपमेंट है। क्योंकि अच्छा खा लेने से, अच्छा पहन लेने से, अच्छा रह लेने से कहीं सोच अच्छी नहीं होती। सोच कब अच्छी होती है? जब आप अच्छे विचारों को अपने दिमाग में डालेंगे।
और अच्छे विचार कब आएंगे? जब आप एजुकेट होगे, और एजुकेट होने से भी नहीं, जब उस एजुकेशन को आप अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं, पढ़ने को तो बहुत कुछ किताबों में है, मगर सभी बच्चे अब क्लास में है, 40-50 बच्चे होते हैं, सबके एक जैसे नंबर आते हैं क्या? जबकि टेक्स्ट बुक तो सबके सेम है, सबको वही नोट्स लिखाए जाते हैं, वही सब कुछ होता है, मगर नंबर कहाँ डिफरेंस हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि ये उनके सोच पर होती है। कुछ सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमारा नंबर अच्छा होगा, कुछ सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमारा आगे की लाइफ जो होगी वो क्लियर होती जाएगी, और कुछ बोलते हैं कि पढ़ लेंगे बस पास ही हो लेंगे, एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, 1 हफ्ते पहले पढ़ लेंगे। अभी तो इतना स्मार्ट हो गए बच्चे कि अरे जब आएगा तब फटाक से देखेंगे और कर लेंगे। ऐसा ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और माइंडसेट कब चेंज होगा? जब हमारे पास एजुकेशन होगा। एजुकेशन से क्या होगा कि हमारे सोचने से, एजुकेशन हमें क्या सिखाती है कि किसी भी कंडीशन को हमें कैसे हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है मतलब मारनी पीटनी और ऐसे नहीं करना है। मतलब कोई भी बात है 2 तरीके से हो सकती है, शांति से भी हो सकती है और मार पिटाई से भी हो सकती है। तो हमें एजुकेशन वही सिखाती है कि जो ज्यादा एप्लीकेबल है उसको हमें करना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि अभी हम तो टेक्निक यूज कर रहे हैं सब पर, बट जहां पर टेक्निक नहीं पहुंची है, आज भी बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पर एजुकेशन के नाम पर आज भी भेदभाव होता है। लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, लड़कों को पढ़ाते हैं, या फिर कभी कभी कास्ट के बेस पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ, सारी बुराइयां समाज से चली गई है, कुछ भी नहीं गया है। खोजो तो सब मिलता है कि हाँ आज भी लोग उस जमाने में जी रहे हैं जब ये सब चीजें नहीं थी। तो ऐसा है। तो लोगों के क्या विचारों को बदलना है हमें। लोगों को बदलने से अच्छा है कि उनके विचारों को बदला जाए। लोगों को बदलोगे तो क्या ही होएगा, कितने ही लोग बदल पाओगे। मगर हाँ, विचार बदलेगा, एक का विचार बदला तो वो अपने विचार से दूसरों को भी ऐसी बातें कहेगा, सुनेगा, तो दूसरा भी अंडरस्टैंड हो सकता है। तो ये बात है कहने की कि मतलब आपको क्या करना है कि एजुकेशन का सपोर्ट लेके लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने वो भी क्या, जाके हम गांव में कुछ बोल देंगे तो लोग ये भी बोलने लगते हैं कि गांव शहर से आ गए 4 अक्षर पढ़ के और उनको ज्यादा ही बहुत ज्ञान हो गया है। ऐसा मतलब कई तरह के हमारे समाज में बहुत सारे मतलब लोग हैं थिंकिंग वाले कि मतलब क्या कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं। तो अब अच्छा बहुत हो गया, अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा क्या चल रहा था? सेक्स डिटरमिनेशन चल रहा था। हमने देखा ह्यूमन बीइंग में, और आपका किसने आपका हैकिंग ने इसे यूज किया था, और इन्होंने इंसेक्ट पे किया था। और इंसेक्ट पे इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम्स क्या एक्स और नॉट को वेरीफाई किया था, और फिर वो आगे आपने अप्लाई किया था। हमने जाके ह्यूमन बीइंग पे भी ऐसे। तो हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो डिटरमाइन के लिए जो क्रोमोसोम्स है, वो आपके जो एक तो आपका 22 पेयर क्या हो गया, ऑटोसोमल हो गया, वो तो सभी में सेम रहते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। बट जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है, मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। और जो ऑटोसोम्स होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम देखो ऑटोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं, आइडोसोम्स भी बोलते हैं, और हेट्रोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, इतना हम बोलते हैं क्योंकि हेट्रो क्योंकि XY है यानी कि सेम नहीं है, तो वो हेट्रोसोम्स हो गए, आइडोसोम्स एंड एलोसोम्स। तो ये क्या है, आपके सेक्स क्रोमोसोम्स के डिफरेंट नेम है, एलोसोम और आइडोसोम और आपका क्या है, हेट्रोसोम्स। ठीक है, ये भी आपका कभी कभी MCQ में पूछ देते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑटोसोम के तो आपका ऑटोसोम है वो सेम ही है, बट जो डिफरेंट है, डिफरेंट कौन है, सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम्स के अदर नेम भी होते हैं, एलोसोम्स भी होता है, आइडोसोम्स भी होता है, और आपका हेट्रोसोम्स भी होता है। ठीक है, तो अब हम आएंगे आपका जो आपका दूसरा एनसीईआरटी में दिया है हनी बी। ठीक है, अब हनी बी का भी आपका दिया हुआ है। तो हनी बी क्या होती है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों होती है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पता है ना सबको कि हैप्लॉइड यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n, ठीक है, और 2n डिप्लॉइड यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल। ठीक है, 2n। तो अब इसमें क्या है कि हनी बी में आपका हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कंडीशन आपको मिलती है। ठीक है, अप्लाइड है तो n है, डिप्लॉइड है तो 2n है। तो अब क्या हुआ कि इसमें 2n यानी कि इसके कितने होते हैं, इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 होते हैं। ठीक है, आपका मियोसिस हुआ, 2n है ना, ठीक है, डिप्लॉइड। ठीक है, तो क्या है, मियोसिस हुआ
तो ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 32 के 16 बन गए, 16 एग बने। अब ये एग जो होंगे कुछ नॉट फर्टिलाइज हो जाएंगे और कुछ फर्टिलाइज होंगे। जो नो फर्टिलाइज मतलब जो फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अनफर्टिलाइज एग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अनफर्टिलाइज एग क्या करेंगे, पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस पता है ना, जिसमें कि आपका फ्यूजन नहीं होता है। क्या होता है, फ्यूजन नहीं होता, पार्थोजेनेसिस। पार्थोजेनेसिस हमने डिस्कस किया था आपका, ये आपको पार्थोजेनेसिस 10th में है। ठीक है, तो आपका क्या अनफर्टिलाइज है, क्या पार्थोजेनेसिस की एक्टिविटी के थ्रू ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मेल हनीबी में। किसमें, मेल हनीबी में। आज जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन। क्या बोलते हैं, ड्रोन। अब जो ये ड्रोन है ना, इसमें जो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 16 होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या मियोसिस से जो एग बना उसी से बना है ना, क्योंकि ये क्या है, नॉट फर्टिलाइज है, इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो नॉट फर्टिलाइज है, तो ये क्या है, अनफर्टिलाइज है, जो कि पार्थोजेनेसिस एक्टिविटी से किसमें, मेल हनीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल हनीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहता है, 16। बट ये कैसे होते हैं, ये स्टेराइज नहीं होते, ये फर्टिलाइज होते हैं। क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। अब ये कैसे फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि ये एन है, एन इज इक्वल टू 16 है, तो ये हैप्लॉइड करेंगे, यानी कि इनमें माइटोसिस होएगा। क्या होएगा, माइटोसिस होगा। समझ आया कि मतलब इसकी जो डिप्लॉइड सेल है वो मियोसिस करेगी, तो आपका क्या 16 एन एग बनाएगी। उसमें आपका क्या है, अनफर्टिलाइज एग और फर्टिलाइज एग का भी हम अभी देखेंगे। अनफर्टिलाइज एग क्या हुआ कि पार्थोजेनेसिस की एक्टिविटी से वो मेल हनीबी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ड्रोन बोलते हैं। अब ये क्या है, हैप्लॉइड है, बट ये क्या है, फर्टिलाइज। ठीक है, क्या है, फर्टिलाइड है। क्या है, फर्टिलाइड है। ठीक है, फर्टिलाइड है, यानी कि ये आपका स्टाइल नहीं होता है। क्या होता है, ये होता है आपका स्टेराइल नहीं होता है, ये फर्टिलाइल होता है। ठीक है, स्टेराइल कभी भी नहीं याद रखने का कि मतलब जो ड्रोन होता है वो स्टेराइल होता है, नहीं, वो क्या होता है, फर्टिलाइल होता है। अब फर्टिलाइज करेगा तो ये माइटोसिस बनाए, माइटोसिस के अकॉर्डिंग क्या, स्पर्म को फॉर्म करेगा। ठीक है, स्पर्म को फॉर्म। अब आया आपका जो स्पर्म है वो फ्यूज हुआ, तो यहाँ पर एग से फ्यूज हुआ, जो आपका एग था उससे क्या बनाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट बना तो उसमें 2n हो जाएगा, यानी कि 32 आ जाएंगे क्रोमोसोम्स, आ जाएंगे ना। अभी देखो अनफर्टिलाइज था, पार्थोजेनेसिस से जो एन बना आपका ड्रोन, वो एन इज इक्वल टू 16 था, बट यहाँ पर स्पर्म एन था ऑलरेडी, वो फ्यूज हुआ एग में, तो जाइगोट बना 2n इज इक्वल टू 32 बन गया। अब यहाँ पर डेवलप होगी ऑफ स्प्रिंग। अब इसमें ऑफ स्प्रिंग डेवलप हुई, तो ये लोग जो न्यूट्रिशन कराते हैं वो दो तरीका का होता है। एक तो ऐसा ऑफ स्प्रिंग जिसको हमने क्या दिया, रॉयल जेली। रॉयल जेली दी फीड पर, फीडिंग करते समय उसे रॉयल जेली दिया, तो वो क्यून में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये क्यून कैसी होगी, फीमेल होगी और स्टेराइड होगी, नहीं सॉरी फर्टिलाइज होगी। ठीक है, क्या होगी, फर्टिलाइज फीमेल होगी। अब ऐसे ही दूसरे बच्चों को, ऑफ स्प्रिंग है, बहुत सारे बच्चे, दो हुए, एक को क्या किया, रॉयल हनी दिया या रॉयल जेली दिया, ठीक है, खाने के लिए, और दूसरे को क्या दिया भाई, उसके साथ थोड़ा अलग तरीके का व्यवहार किया गया। उसको दिया गया जो फीड आपका बी ब्रेड होती है, जो घास फूस होता है, वो दे दिया। उसको क्या दिया, रॉयल जेली दिया, तो वो क्यून बन गई। अब इसको क्या दिया, घास फूस दिया, तो ये वर्कर बी में कन्वर्ट हो गई। अब वर्कर बी में कन्वर्ट हो गई, मगर ये वर्कर बी क्या होती है, फीमेल है, मगर क्या है, स्टेराइड है। अब देखो, जो बिना फर्टिलाइज के एग, जो स्पर्म बना था, जो आपका मेल बना था, वो क्या था, फर्टिलाइज। और आपका जो रॉयल फूड खाके या रॉयल जेली खाके जो बनी फीमेल, वो भी आपकी फर्टिलाइज है। बट ये जो घास फूस खाके बनी वर्कर भी, ये क्या है, आपका स्टेराइड है। बट इसमें भी एक कंडीशन होता है कि जब कभी आपका क्वीन एक्सपायर हो जाती है, डेथ हो जाती है क्वीन की, तो जो वर्कर भी होती है उनमें से किसी एक को रॉयल जेली खिला दी जाती है। यानी कि रॉयल जेली में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये फर्टिलाइज हो जाती है। समझ आया क्या हुआ, कि मतलब एग बना, एक नॉन फर्टिलाइज एग हुआ, वो आगे जाके आपका पार्थोजेनेसिस एक्टिविटी में जाके किसमें, आपका मेल हनीबी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे ड्रोन बोलते हैं। ये अप्लाइड होता है,
बट फर्टिलाइज होता है और माइटोसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। वही स्पर्म आके एग से फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा जो कि 2n होगा। वो जाइगोट से जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उनको फीड कराते हैं। फीड में डिफरेंशिएशन होता है कि कुछ जो एक होती है उसको क्या रॉयल आपका जेली दे दी जाती है तो वो क्यून में कन्वर्ट हो जाती है फीमेल, और कैसी फर्टिलाइज फीमेल। अदर्स को क्या करते हैं घास फूस दे देते हैं तो वो वर्कर बी में कन्वर्ट होती है मगर फीमेल होती है वो भी, ठीक है। और ये क्या होती है मगर ये स्टेरॉइड होती है। अब जब ये कंडीशन आती है कि क्यून की डेथ हो गई है तो अब भाई पूरे हनी हिब में एक ही क्यून होती है। तो ये जो आपकी वर्कर भी है इनमें से किसी एक को रॉयल जेली खिला दी जाएगी। रॉयल जेली खाते ही क्योंकि उसमें क्या है एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि वो स्टेरॉइड से फर्टिलाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये समझ में आ गया। अब इसमें एक ये बात होती है कि जो मेल ड्रोन होता है उसका मतलब जो भी आपका ये क्यून बना जो भी इसके ऑफ स्प्रिंग बने किसके हनी बी के, उनके पापा नहीं होते और कोई बेटा भी नहीं होता है बट ग्रैंडफादर होते हैं। अब आप बोलोगे टीचर ये क्या मसला है, पापा नहीं है बेटा नहीं है मगर ग्रैंडफादर है। देखो ये जो क्वीन है ये यहाँ कैसे जाइगोट बना ना, ये जाइगोट के लिए क्या चाहिए था अपना मेल स्पर्म चाहिए था, ये मेल स्पर्म आया, ये मेल स्पर्म किसका इससे यहाँ पर क्वीन बनी यानी कि यहाँ क्या बना गर्ल बनी। उस गर्ल का फादर तो है ना ये, तो गर्ल के फादर को क्या बोलते हो आप अपनी मम्मी के फादर को क्या बोलते हो नाना जी, तो वो ग्रैंडफादर। मगर पापा और बेटा नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसका रीजन पता है क्योंकि पार्थोजेनेसिस से ये हैप्लॉइड मेल में कन्वर्ट होता है और ये हैप्लॉइड मेल जो है माइटोसिस से आपका क्या करता है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और वो स्पर्म आके एग से फ्यूज करता है और फिर जाके ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो अब इस तरह ये क्या है ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक हुआ है। अब आगे हम क्या करेंगे म्यूटेशन को लेंगे। तो मेरी आप लोगों से ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी पार्ट को सिस्टमैटिक देखिए क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्मोलॉजी हैं कि आपको फिर अगर आपने कोई एक पार्ट मिस कर दिया या आपने सिस्टमैटिक नहीं पढ़ा तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप अच्छे से एक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब जैसे कि आपका मोनोहाइब्रिड है तो मोनोहाइब्रिड में क्या लिया था आपने वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। कौन सा वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था टॉलेस या ड्रॉफनेस, ठीक है टॉलेस या ड्रॉफनेस। अब वही डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था टू कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिए थे। कौन से टू कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर थे, एक तो शेप ऑफ सीड था जो राउंड और रिंकल था और दूसरा था कलर ऑफ सीड जो ग्रीन और येलो था। तो ऐसे आपको याद रखने हैं कि मोनोहाइब्रिड में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहाँ यूज होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, और डाइहाइब्रिड क्रॉस कहाँ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट या फिर आपका फ्री रिकॉम्बिनेशन में। इस तरह आपको चीज याद रखनी है। फिर इसी से रिलेटेड आपका टेस्ट क्रॉस है बैक क्रॉस है। सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं बट नॉट कंपल्सरी टू बैक क्रॉस फॉलो टू टेस्ट क्रॉस, ठीक है इसका भी रीजन है। फिर इसके बाद आपका लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज आपको कहाँ देखने को मिलती है एनाफेज में, प्रोफेज के जो मेटाफेज से टेलोफेज होती है वहां पर जहां पर आपका इंटरचेंज होता है। और आपका मियोसिस में कहाँ पैकेटीन में देखने को मिलता है लिंकेज। लिंकेज में क्या है कि जो जीन की पोजीशन है उसकी डिस्टेंस पे होता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वो क्या होते हैं एक वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफर हो जाते हैं यानी इंटरचेंज हो जाते हैं, और डिस्टेंस कम है तो वो इंटरचेंज नहीं हो पाते हैं। एड टू जेड वैसे ही आपकी जनरेशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर लिंकेज ग्रुप भी बताया था। लिंकेज ग्रुप क्या जैसे कि गार्डन पी है उसका लिंकेज ग्रुप 7 है, क्यों क्योंकि 14 क्रोमोसोम्स, ठीक है। और आपका अनियन में कितना है, अनियन में आपका कितना था 16, आपका 32 तो वहां पर एक, ठीक है। और आपका ह्यूमन बीइंग में लिंकेज ग्रुप, अगर लिंकेज ग्रुप देखते हैं तो ये लिंकेज ग्रुप में क्या होगा ये तो आपको 23 रहेगा किसका फीमेल का, बट मेल का कितना हो जाता है
मेल का हो जाता है, ये देखो ये 22 रहेगा और ये x का 1 हो जाएगा इसलिए, तो यहाँ पर लिंकेज ग्रुप जो होगा वो 24 हो जाता है मेल में। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीरियल वे में पढ़ोगे और रिवीजन करोगे तो आपके माइंड में क्या होगी, कुछ टाइम के लिए रुकेंगी। अदरवाइज आज भूला कल पढ़ा, कल भूला परसों पढ़ा, ऐसे ही चलता रहेगा और आप बोलोगे जेनेटिक्स जो है वो हमें कभी समझ ही नहीं आई। एक फेवरेट डायलॉग है बच्चों का, वही बोलते हैं कि जेनेटिक्स ये टॉपिक तो हमें कभी पल्ले ही नहीं पढ़ा। अरे क्यों ही नहीं पढ़ा पल्ले, इसलिए नहीं पढ़ा पल्ले क्योंकि आपने इसको सिस्टमेटिक पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। जब आप इसको सिस्टम से करेंगे, अब जैसे 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 आपकी बुक में दिया हुआ है वैसे वैसे आप सीरियल वाइज करेंगे तो आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपका डाई हैबिट में क्या करना है, मोनो हैबिट में क्या करना है, कुछ भी कहाँ क्या करना है सब समझ में आता है। लिंकेज कहाँ है, लिंकेज ग्रुप कैसे निकालना है, क्रॉसिंग ओवर कैसा है, आपका टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, और आपका जो एलिस क्या है, एलिस भी आते हैं आपके, होमोजाइगस एलिस, हेट्रोजाइगस एलिस, और फिर आपका होम्यो, हाँ होमो और हेट्रो। ठीक है, ऐसे एलिस जो कि आपके सेम होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, तो ये सब आप सिस्टमेटिक करते जाएंगे तो आपका होता जाएगा। ठीक है, और आगे हम चलेंगे, अब हमारा आगे आएगा म्यूटेशन। ठीक है, तो पार्ट 6 में हम म्यूटेशन लेकर आएंगे। तो आप पढ़िए और अच्छे से सब चीज़ों को, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। केवल बुक पलट लेने से, स्कूल चले जाने से कुछ नहीं आता। जब तक कि आप अपने से बुक खोल कर नहीं बैठोगे, उसमें मन नहीं लगाओगे। और मन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप एक 10 मिनट के लिए बुक लेके बैठ गए और हमारा 10 मिनट में मतलब ये हो गया, डोमिनेट कैरेक्टर हो गया, तो वो गलत है। क्योंकि 10 मिनट में तो तब होगा जब आपने उसे पढ़ा होगा सीरियसली। अगर नहीं पढ़ा होगा तो 10 मिनट क्या 10 घंटे में भी नहीं होगा। तो ऐसा है कि जब आप बुक खोलो तो आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए, केवल बुक में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं बुक खोल कर बैठे हो और दिमाग तो लगा है सोशल मीडिया पे कि उसने क्या स्टोरी डाली होगी, उसने क्या ही कहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपका वो भी टाइम है। आप जब वो कर रहे हो तब आप सोशल मीडिया पे करो। ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करना है, आपको सब करना है। अपने फ्रेंडों के साथ बातें भी करनी है, टाइम भी एक्सपेंड करना है, मगर आपको पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई कैसे होगी, जब आप पढ़ाई करो तो केवल पढ़ाई पर ही फोकस करो। और पढ़ाई कैसे होगी, आपके आपके किस पे होगी डिपेंड, आपके स्टडी आप केवल और केवल आप पर ही डिपेंड करती है कि आप उसे कितना सीरियसली लेते हो। आप जितना सीरियसली लोगे आपकी स्टडी उतनी ही बेटर वे वो आपका चलती जाएगी। और आप सीरियसली नहीं ले रहे हो तो कैसे, कोई भी नहीं आपको पढ़ा पाएगा। क्योंकि पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, मगर वो हर बच्चे का, जिस तरह हर बच्चे के नंबर अलग आते हैं वैसे ही सबको पढ़ने का, कुछ याद करके लिखते हैं, कुछ केवल याद करते हैं, कुछ केवल समझते हैं, लिखते भी नहीं है और ना ही कुछ करते हैं। समझते हैं कि केवल ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये टर्म कहाँ से आया, वो टर्म कहाँ से आया, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा तो वो आपको देखना है कि आप किस पैटर्न से पढ़ पाते हो, किस पैटर्न से आपको क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, रोट लर्निंग पे ज़्यादा बेस है कि आपको किताबों में मतलब आपको कॉपियों में भर भर के लिखना है। ठीक है, तो भर भर के लिखोगे कब, जब आप अच्छे से याद करोगे या फिर उसे लिखोगे, लिखने की प्रैक्टिस करोगे। सब चीज़ आता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि केवल पेपर आया तो हमें उसमें हमारी राइटिंग स्पीड भी होनी चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट भी देखना चाहिए कि कितने क्वेश्चन में हम कितना टाइम लगा रहे हैं। चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, बायो हो, आपका साइंस, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब में, क्योंकि सभी में टाइम तो फिक्स ही होता है। बस हमें क्या करना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स में हमें ये लगता है कि मैथ्स का पेपर है, सारा टाइम चला गया, हमारा तो पेपर ही छूट गया। कैसे छूट गया, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। तो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट आप एग्ज़ाम के टाइम में तो भाई ये करना वो करना, और इससे पहले से आप थोड़ा सिस्टमेटिक धीरे 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 धीरे, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती है।
आपने भी एक दिन में नूडल्स खाने नहीं सीख लिए होंगे, पहले तो वो आपकी फॉक से गिर ही जाते होंगे ना, फिर धीरे-धीरे आपने सीखा ना, तो हर चीज़ धीरे-धीरे और टाइम लेके और प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना उस पे फ़ोकस कर रहे हो, तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है?